नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। सतत सामाजिक संकट, बिजनेस स्टैंडर्ड, उम्मीद की सूरज, जनसत्ता। अब आर्टिकल विस्तार से। सतत सामाजिक संकट, बिजनेस स्टैंडर्ड। भारत ग्लोबल साउथ दुनिया के विकासशील देश के नेतृत्व या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के साथ जहां विश्व स्तर पर अपने कद को बड़ा करना चाहता है, वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिला सुरक्षा के मोर्चे पर हालत बेहद खराब है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक 2021 की तुलना में 2022 में महिलाओं पर अपराध में 4% का इजाफा हुआ है। यह बढ़ोतरी मामूली लग सकती है, लेकिन इसी अवधि में संज्ञेय अपराधों में आई 4.5% की कमी के वर्ष देखें तो एक अच्छी खासी वृद्धि है। वर्ष 2022 में कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, यानी हर घंटे 51 प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बावजूद ये चौंकाने वाला आंकड़ा शायद एक काफी हद तक सीमित तस्वीर पेश करता है और केवल उन्हीं अपराधों के बारे में बताता है जिन्हें दर्ज किया गया। यह बात हम सभी जानते हैं कि महिलाएं अपने विरुद्ध होने वाले अपराधों की जानकारी देने के लिए सामने नहीं आती है। इसकी कई वजह हैं कि जिसमें सामाजिक शोषण से लेकर व्यक्तिगत खतरा, हठधर्मिता और पुलिस तथा न्यायपालिका की उदासीनता तक शामिल है। ऐसे में कहा जा सकता है कि संकट कहीं अधिक गंभीर है। महिलाओं के लिए असुरक्षित माहौल ही उन्हें श्रम शक्ति में शामिल होने से रोकता है। यह बात भी देश की कमजोर श्रम शक्ति भागीदार दर के लिए जिम्मेदार है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि समस्या की शुरुआत भारतीय परिवारों में ही होती है, जहां पति या रिश्तेदार की क्रूरता 31.4% मामलों की प्राथमिक वजह है। हालांकि ये विशिष्ट अपराध के मामले में दहेज विरोधी कानूनों को सख्त बनाने की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन इनके साथ ही ये महिलाओं को वस्तु समझने के सामाजिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। लबो-लुआब यह है कि ऐसे रवैये में पुलिस नौकरी या करियर के मामले में परिवार की महिलाओं की वित्तीय या सामाजिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति नहीं रखती। यह पुरुषवादी मानसिकता कई स्तरों पर प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। ये स्वतः ही कार्यस्थल तक पहुंच जाता है और महिला कर्मचारियों के करियर को प्रभावित करता है। इसके साथ ही महिलाओं को घर तक सीमित रखना भी सार्वजनिक माहौल को बहुत हद तक असुरक्षित रखने वाला है। कार्यस्थल तक पहुंच जाता है या महिला कर्मचारियों के करियर को प्रभावित करता है। इसके साथ ही महिलाओं को घर तक सीमित रखना भी सार्वजनिक माहौल को बहुत हद तक असुरक्षित रखने वाला है। महिलाओं पर अपराधों में 26% बलात्कार और हमलों के हैं। महिलाओं पर अपराधों में 26% बलात्कार और हमलों के हैं। इसके अलावा कन्याओं के खिलाफ मध्ययुगीन सामाजिक प्राथमिकताओं के चलते देश के कई हिस्सों में महिला पुरुष अनुपात बहुत बुरी तरह बिगड़ गया है। यही कारण है कि अपहरण करके महिलाओं को लाया जाता है ताकि उन्हें पत्नी बनाया जा सके और बच्चे पैदा किए जा सके। इन श्रेणी का अपहरण महिलाओं के खिलाफ अपराध में तीसरे क्रम पर है। एक अन्य अहम बिंदु यह है कि महिलाओं पर सबसे अधिक अपराध अपेक्षाकृत औद्योगिक राज्यों मसलन महाराष्ट्र और राजस्थान में हो रहे हैं, और या ऐसे राज्यों में जिन्हें खुद को आर्थिक शक्ति के रूप में बदलने की आवश्यकता है, मसलन पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। इसके बाद वाले राज्यों में महिलाओं के अपराध के 65,000 मामले पंजीकृत हैं। दुख की बात है कि राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं पर अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। केंद्र सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां का पुलिस बल सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा के मामले में दिल्ली की कमजोर प्रतिष्ठा को याद करने के लिए 2012 में एक पैरामेडिक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना काफी है। इसके चलते कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां महिला कर्मियों को नियुक्त नहीं करती हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश अपनी आधी आबादी की तरक्की की गारंटी नहीं दे पा रहा है। यह एक अंतर्निहित सामाजिक संकट का संकेत है, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले हमारे देश के प्रगतिशील समाजों की सूची में पीछे धकेलता है। उम्मीद की सूरज, जनसत्ता। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को लोकसभा में मंजूरी मिल जाने के बाद उम्मीद जगी है कि जल्द ही वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो सकेगी। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिए गए राज्य को फिर से पुराना ढांचा मिल सकेगा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम लंबे समय से चल रहा था और सरकार चाहती थी कि परिसीमन का काम पूरा हो जाने के बाद यहाँ चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकेगी। अब आरक्षण और पुनर्गठन कानूनों में संशोधन के बाद वहां विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो गई। इनमें 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई, 2 सीटें घाटी से विस्थापित लोगों के लिए और 1 सीट पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापितों के लिए आरक्षित की गई है। लोकसभा में इन विधेयकों पर चर्चा के वक्त गृहमंत्री ने कहा कि इससे विस्थापितों को अपने हक की आवाज बुलंद करने में मदद मिलेगी। हालांकि परिसीमन को लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय दलों ने कई तरह की आपत्ति दर्ज कराई थी और परिसीमन दल के साथ सहयोग न करने का फैसला किया था, मगर स्थानीय लोगों की मांगों और उनकी इच्छा के अनुरूप पुनर्गठन अधिनियम को अंतिम रूप दिया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विस्थापितों के लिए सीटें आरक्षित करने का श्रेय सरकार बढ़-चढ़ कर ले रही है। निश्चित रूप से इसे बड़ा फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी वर्ग को जब राजनीतिक मंच और कानूनी बनाने का अधिकार मिलता है तो उसे अपने हक में फैसले कराने में आसानी हो जाती है। अभी तक कश्मीर से पलायन कर दूसरे इलाके में बसे लोगों की शिकायत थी कि उन्हें व्यवस्था की मुख्यधारा से अलग-थलग छोड़ दिया गया है। अब निश्चय ही उन्हें इस आरक्षण से
सत्ता में पहुंचने का अवसर मिलेगा। विस्थापित कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए पहले से ही वह इन्हें नौकरियों की जगह देने का प्रावधान कर चुकी है। इसके तहत अनेक विस्थापित कश्मीरी पंडित राज्य सरकार की नौकरियों में गए और फिर अपने घरों में बसे। हालांकि सरकार का इरादा है कि सभी विस्थापितों को घाटी में फिर से बसाया और उन पर कब्जा ली गई जमीन जायदाद को वापस दिलाया जाएगा, मगर इस दिशा में अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पाई। अब भी विस्थापित कश्मीरी पंडित घाटी में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। विधानसभा में सीटों का आरक्षण होने के बाद भी ये चुनौती रहेगी कि किस तरह विस्थापितों को सुरक्षा प्रदान की जाए। जो लोग लौटकर घाटी में बसे हैं, उन्हें आतंकी हमलों का भय सताता रहता है। पिछले कुछ साल में कई कश्मीरी पंडित लक्षित हमलों का शिकार भी हुए। पिछले वर्ष से लेकर कश्मीरी पंडितों ने फिर से घाटी से पलायन करने का इरादा जताया था। हालांकि सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने और आतंकवादी गतिविधियों से पूरी तरह समाप्त करने के अपने संकल्प पर दृढ़ है। देखना है इसमें उसे कितनी कामयाबी मिल पाती है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि वहां कब चुनाव कराए जाएंगे। इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय भी पूछ चुका है। इसी तरह वह केंद्र सरकार राज्यों को जोड़कर फिर से राज्य का दर्जा प्रदान करने को लेकर सवाल कर चुका है। हालांकि सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है। धन्यवाद।